नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल लेबर लॉ यूनियन में। और साथियों, मैं राकेश कुमार आपको एक अत्यंत और ज़रूरी सूचना और कुछ सुझाव और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, आपने पिछली वीडियो में अगर आपने सुना होगा या देखा होगा तो हमने आपको जानकारी दी थी कर्मचारियों के कानूनी अधिकार, और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कर्मचारियों के दूसरे कानूनी अधिकारों के बारे में। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है काम के घंटे और न्यूनतम वेतन। तो साथियों, अगर आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि आपकी मजदूरी क्या है। सपोज़ करो आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी संस्थान में, फैक्ट्री में, दुकान में, पेट्रोल पंप पर, सीएनजी पंप पर, स्कूल में माली हैं। स्कूल में जो लोग आते हैं वो सिर्फ 4th क्लास के जो एम्प्लॉई हैं वो आईडी एक्ट में कवर्ड होते हैं। बाकी जो अदर देन शिक्षक हैं वो आईडी एक्ट में कवर्ड नहीं होते, उनके लिए अलग से कैट में केस लगाना पड़ता है। उसकी जो जानकारी है हम अगले उसमें देंगे। तो साथियों, जो जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉई हैं स्कूल के वो सब इसमें कवर्ड होते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे काम के घंटे कितने हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 8 घंटे काम करना है संस्थान में। 8 घंटे आपके जो ड्यूटी टाइम होगा वो 8 घंटे होगा। वो कई बारी कुछ लोग उसमें लंच इंक्लूड करते हैं और कई बार एक्सक्लूड करते हैं। अगर लंच इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है तो मैक्सिमम आपको एक दिन के अंदर अंदर एक लंच और 2 टी ब्रेक आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम 9 घंटे काम करना पड़ेगा, जिसमें कि आधा घंटे का आपका लंच होगा और 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक आपको मिलेंगे। तो दूसरा जो हम आप बात कर रहे थे, जो दूसरा हमारा जो अधिकार है वो है कि हमारे काम के घंटे कितने होने चाहिए। अगर हम किसी भी संस्थान में यदि 8 घंटे से अधिक समय तक काम करते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 8 घंटे से अधिक काम करने पर हमारे को अतिरिक्त ओवर टाइम मिलना चाहिए। ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से होती है वो भी मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। ओवर टाइम के लिए साथियों क्या करना है कि आपने 8 घंटे कार्य करने के बाद अगर किसी संस्थान में 2 घंटे काम किया है तो आपको 4 घंटे का पैसा मिलेगा, और अगर आपने 4 घंटे काम किया है तो आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा। जो आपकी दिहाड़ी है या जो आपका मासिक वेतन है या दैनिक वेतन है उसके हिसाब से जितने भी घंटे आप काम करते हैं, अगर आप 1 घंटे काम करते हैं तो वो आपका डबल कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी 1 घंटे काम करने पर आपको 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, ऐसा प्रावधान है। और वो भी उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर नियोक्ता और यदि आप सहमत हैं, आप दोनों पार्टियों के मध्य, मालिक और कर्मचारी के मध्य अगर निहित है कि वो दोनों से काम कराएगा और दोनों काम करने के इच्छुक हैं तो ही काम करेंगे। अगर मालिक चाहे तो आपसे ज़बरदस्ती नौकरी नहीं करा सकता ओवर टाइम के लिए। ओवर टाइम मजदूर की स्वेच्छा के ऊपर है, कर्मचारी श्रमिक की स्वेच्छा के ऊपर है कि उसको करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो दूसरी जानकारी थी हमारी, आज की जो जानकारी थी वो थी कि भाई आपको जो ओवर टाइम है और आपका जो काम के घंटे हैं वो क्या होना चाहिए। इसी में एक जो दूसरा अहम मुद्दा है, जो बेसिक जानकारी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है कि आपके काम के घंटे के साथ साथ आपका न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि सरकार हर समय समय पर न्यूनतम वेतन जो है वो लागू करती रहती है, डीए बढ़ाती रहती है, और हर स्टेट का अलग अलग न्यूनतम वेतन है जो सरकार तय करती है महंगाई के आधार पर, उसके मानकों के आधार पर। तो हर साल में 2 बार न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। तो दोनों का जो वेजेज है वो एक स्टेट गवर्नमेंट भी लागू करती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीएसयू में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी उन पर लागू होता है जो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के काम करते हैं, और जो
प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लागू करती है। पर यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि अगर कोई कर्मचारी सपोज PSU में काम करता है, किसी सरकारी, भारत सरकार के किसी संस्थान में काम कर रहा है और उस स्टेट का जो मिनिमम वेज है वो भारत गवर्नमेंट के मिनिमम वेज से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर जो हायर वेज होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हायर है तो वो मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट का हायर है तो वो मिलेगा। ये सिर्फ PSU के लिए है। तो एक हमने जानकारी दी कि हमारा मिनिमम वेज क्या है, तो हमें सबसे पहले ये मिनिमम वेज पता होना चाहिए कि हमारा इस समय हम किस स्टेट में काम कर रहे हैं और किस स्टेट का मिनिमम वेज क्या क्या है। तो ये हमारे को पता होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हम आगे की जो भी कार्रवाई है या जो भी उसके बारे में है वो उसको पता नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में ही कहा था कि आजकल प्राय नियोक्ताओं ने ये तय कर लिया है, जो ठेकेदार हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि कर्मचारी को वो जो नौकरी पर रखने के संबंध में कोई दस्तावेज है वो नहीं देते हैं, या उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर है, नियुक्ति पत्र जो होना चाहिए वो उनको नहीं देते हैं, या और भी कुछ ऐसा दस्तावेज वो लिख करके नहीं देते हैं जिससे कि कर्मचारी ये प्रूफ करवाए कि वो उनके संस्थान में काम करता है। तो साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसा आज फिर बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने व्हाट्सएप मैसेज से और अपने मैसेज से जो आपके मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, बार बार उसको दिन में एक बारी या 2 दिन बाद, 2 दिन में एक बारी या हफ्ते में 2 बारी, इस तरीके से उनको मैसेज ड्रॉप करिए कि साहब मैं आपके संस्थान में इस दिन से काम कर रहा हूँ, फला डेट से काम कर रहा हूँ और ये मेरा वेतन आपके साथ तय हुआ है। और उसमें बीच में लिख दे कि साहब मेरे को जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दे दीजिए जाए, सो दैट कि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि भाई मैं काम आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास एटलीस्ट मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। तो आप रिक्वेस्ट भरे वे में एक उसको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मांग कर सकते हो। और जो भी आप मैनेजमेंट को जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं या चैट मैसेज करते हैं, जो भी करते हैं उसकी स्क्रीनशॉट को ले कर के रखें, तो वो बाद में आपके एविडेंस में काम आएगी। क्योंकि आजकल प्राय देखने में एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जब कर्मचारी को वेतन का भुगतान